चलिए बच्चों, अब बात करते हैं ब्लड वेसल्स ऑफ किडनी के बारे में। आप देखिए बच्चों, अगर हम ये डायग्राम देखें ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर, तो यहाँ पर आपके सामने पेयर में किडनी यहाँ पर इन्होंने शो कर रखी है और साथ ही साथ इंफीरियर वेना केवा एंड डोर्सल एओर्टा यहाँ पर उन्होंने शो कर रखी है। डोर्सल एओर्टा से ब्रांच जिसे हम बोलते हैं रीनल आर्टरी, वो ब्लड की सप्लाई करती है बच्चों किडनीज के अंदर। और इसी तरह अगर हम देखें, यहाँ किडनी से जो इम्प्योर ब्लड लेके जाएगा वो लेके जाएगा फाइनली हमारी इंफीरियर वेना केवा। लेकिन हम यहां से स्टार्ट करना चाह रहे हैं बच्चों, जो रीनल आर्टरी अंदर की तरफ एंटर करती हैं, देन उनकी फाइन ब्रांचेज जो हमारे बोमन कैप्सूल के कांटेक्ट में आती हैं, वो नेटवर्क क्या बनाता है, वो नेटवर्क क्या कहलाता है बच्चों। तो रीनल आर्टरी जब एंटर करती है किडनी के अंदर बच्चों, फिर वो फाइन ब्रांचेज के अंदर कन्वर्ट हो जाती है जब वो अप्रोच करती है बोमन कैप्सूल को। इन फाइन ब्रांचेज को जो कि बोमन कैप्सूल के अंदर ब्लड लेकर जाएगा, उसे हम बोलते हैं बच्चों एफरेंट आर्ट्रियोल। एफरेंट आर्ट्रियोल देन बोमन कैप्सूल के अंदर टफ्ट ऑफ कैपिलरीज बनाएगा, इसे हम बोलेंगे ग्लोमेरुलस। एंड देन फाइनली जब ये बाहर निकलेगा बच्चों, इसे बोलते हैं इफरेंट आर्ट्रियोल। अब ये इफरेंट आर्ट्रियोल बच्चों जब पीसीटी एंड डीसीटी के अराउंड हमें ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क बनाता हुआ दिखाई देगा, उसे हम बोलते हैं पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज का नेटवर्क। याद रखना है बच्चों, जो बोमन कैप्सूल के अंदर एंटर किया उसे हमने बोला एफरेंट आर्ट्रियोल, जो कि रीनल आर्टरी की फाइन ब्रांचेस थी। बोमन कैप्सूल से जब बाहर निकला उसे हमने बोला इफरेंट आर्ट्रियोल। यहां पर बच्चों एफरेंट आर्ट्रियोल का डायमीटर जो होता है वो इफरेंट आर्ट्रियोल से ज्यादा होता है। इफरेंट आर्ट्रियोल जब पीसीटी एंड डीसीटी के अराउंड ब्रांचेस बनाते हुए दिखाई देती है, उसे हम बोलते हैं बच्चों पेरीट्यूबुलर कैपिलरी का नेटवर्क। अब याद रखना है बच्चों, जब ये पेरीट्यूबुलर कैपिलरी का नेटवर्क हमें लूप ऑफ हेनले के अराउंड नेटवर्क बनाता हुआ दिखाई देता है, अब इस पेरीट्यूबुलर कैपिलरी के नेटवर्क को हम बोलते हैं वासा रेक्टा। तो बच्चों यहां पर फोकस करना है आपको एफरेंट आर्ट्रियोल जो कि ब्लड लेके जाएगा बोमन कैप्सूल के अंदर, इफरेंट आर्ट्रियोल जो कि बोमन कैप्सूल से वापस बाहर ब्लड ले जाते हुए दिखाई देगा। पीसीटी एंड डीसीटी के अराउंड जो ब्लड कैपिलरी का नेटवर्क बना, इसे बोला हमने पेरीट्यूबुलर कैपिलरी का नेटवर्क। एंड जब लूप ऑफ हेनले के अराउंड हमें नेटवर्क दिखाई दिया, इसे हमने बोला बच्चों वासा रेक्टा। याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं बच्चों टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन की। हमारे पास अगर बात करें अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन, टू टाइप ऑफ नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं बच्चों। एक होता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन और एक होता है बच्चा जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। बच्चों आपकी किडनी के अंदर हमने बात की थी कि एक किडनी के अंदर 1 मिलियन नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं बच्चों। उनमें से मैक्सिमम जो नेफ्रॉन होते हैं उन्हें हम बोलते हैं बच्चों कॉर्टिकल नेफ्रॉन। जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन का नंबर कॉर्टिकल नेफ्रॉन से बहुत कम होता है। कॉर्टिकल नेफ्रॉन का अगर परसेंटेज की बात करें बच्चों, तो अराउंड 75 to 85% जो नेफ्रॉन होते हैं वो कौन से होते हैं, कॉर्टिकल नेफ्रॉन। जबकि 15 to 25% के आसपास हम डाटा बात करते हैं किनका होता है, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन का। इन्हें कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे बच्चों, वो भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर बात करें कॉर्टिकल नेफ्रॉन की बच्चों, तो मेलपिजियन कॉर्पसल्स, किसे बोलते हैं बच्चों, मेलपिजियन कॉर्पसल्स। हमने बात की थी कि बोमन कैप्सूल प्लस ग्लोमेरुलस, इन दोनों को मिलाकर हम बोलते हैं मेलपिजियन बॉडी, या फिर मेलपिजियन कॉर्पसल्स बोलते हैं, या फिर आप रीनल कॉर्पसल बोलते हैं बच्चों। तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन के अंदर मेलपिजियन कॉर्पसल्स बच्चों अपने को किडनी सरफेस के क्लोज दिखाई देगा, जबकि जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन के अंदर हमें वो मेलपिजियन कॉर्पसल्स कॉर्टेक्स एंड मेडुला के जंक्शन पे दिखाई देगा बच्चों। इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो मेलपिजियन कॉर्पसल्स किस नेफ्रॉन का है। याद रखना बच्चों, अगर मेलपिजियन कॉर्पसल्स किडनी सरफेस पे दिखाई दे तो हम बोलेंगे वो कॉर्टिकल नेफ्रॉन है, और अगर हमें मेलपिजियन कॉर्पसल्स कॉर्टेक्स एंड मेडुला के जंक्शन पर दिखाई दे तो उसे हम बोलेंगे वो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन है। अभी अपने अपकमिंग स्लाइड के अंदर इसके डायग्राम को भी देखेंगे, वहां पर अच्छे से इसको एनालाइज करेंगे बच्चों। इसी तरह अगर बात करें बच्चों, आपको एक पॉइंट और याद रखना है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन की अगर बात करें बच्चों, तो इनका लूप ऑफ हेनले डेवलप नहीं होता, जबकि जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन का लूप ऑफ हेनले वेल डेवलप होता है बच्चों। यहां पर लूप ऑफ हेनले बच्चों मेनली आपको कॉर्टेक्स पार्ट में दिखाई देगा, और क्योंकि बहुत ज्यादा डेवलप नहीं है तो उसका शॉर्ट पार्ट ही आपको मेडुला पार्ट में एंटर होते हुए दिखाई देगा। जबकि जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन का लूप ऑफ हेनले लॉन्ग होता है बच्चों, और मेडुलरी पिरामिड के टिप वाले पार्ट तक हमें पहुंचता हुआ दिखाई देगा। इसी के साथ आप जानते हैं हम लूप ऑफ हेनले की बात कर रहे हैं बच्चों, और लूप ऑफ हेनले के अराउंड जो ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क होता है उसे हम बोलते हैं वासा रेक्टा। तो एक बात बताएं बच्चों, लूप ऑफ हेनले किसका डेवलप, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन का, यानी कि वासा रेक्टा भी कहां आपको डेवलप मिलेगा, तो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन में ही मिलेगा। यानी कॉर्टिकल नेफ्रॉन के अंदर वासा रेक्टा वेल डेवलप नहीं होगा। और वासा रेक्टा याद है बच्चों, ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क, ये याद रखना पॉइंट।
पेरीट्यूबुलर कैपिलरी का नेटवर्क अगर हम बात करें कॉर्टिकल नेफ्रॉन में तो ये अच्छा डेवलप होता है, जबकि जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन के अंदर पेरीट्यूबुलर कैपिलरी का नेटवर्क अच्छा डेवलप नहीं होता। यहां पर पीसीटी एंड डीसीटी यानी कॉर्टिकल नेफ्रॉन की बात करें तो पीसीटी एंड डीसीटी वेल डेवलप होते हैं। लूप ऑफ हेनले ये रिड्यूस फॉर्म में होता है। यहां पर पीसीटी एंड डीसीटी ये वेल डेवलप नहीं होते, यहां पर लूप ऑफ हेनले ये वेल डेवलप होते हैं बच्चों। अब इसको हम फिगर के थ्रू समझते हैं बच्चों। देखिए आपके पास दो तरह के नेफ्रॉन यहां पर मैंने दिखाए हैं, एक ये नेफ्रॉन है बच्चों आपके पास और एक ये नेफ्रॉन है। अब देखिए बच्चों, ये नेफ्रॉन की अगर बात करें तो इसका ग्लोमेरुलस जिसे हम बोलते हैं टफ्ट ऑफ कैपिलरीज एंड ये रहा इसका बोमन कैप्सूल बच्चों। इन दोनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, मेलपिजियन बॉडी या फिर मेलपिजियन कॉर्पसस। इसी तरह बच्चों इसका मेलपिजियन कॉर्पसस ये रहा। अब आप देखें बच्चों, कॉर्टेक्स वाला पार्ट और ये मेडुला वाला पार्ट बच्चों, फोकस करना बच्चों, ये किडनी है, ये पूरी किडनी को रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों। ये रीनल पेल्विस एंड द रीनल पेल्विस किस में कंटिन्यू होता है बच्चों, यूरेटर वाला पार्ट, तो इन्होंने ये प्रेजेंट कर रखा है। हमें फोकस करना है बच्चों कॉर्टेक्स वाला पार्ट और मेडुला वाला पार्ट। ये आउटर पार्ट बच्चों कॉर्टेक्स है और ये वाला पार्ट जो है इनर पार्ट ही बच्चों मेडुला वाला पार्ट है। अब देखें कॉर्टेक्स और मेडुला के जंक्शन पर मेलपिजियन कॉर्पसस अगर मिल रहा है तो वो नेफ्रॉन कौन सा होगा, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। और अगर मेलपिजियन कॉर्पसस किडनी सरफेस के क्लोजअप में दिखाई दे तो इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, ये कॉर्टिकल नेफ्रॉन है। दूसरा आप देखें लूप ऑफ हेनले, ये हमें मेडुलरी पिरामिड या फिर मेडुला के एंड तक जाता हुआ दिखाई दे रहा है, वेल डेवलप है। वेल डेवलप लूप ऑफ हेनले किसका है बच्चों, तो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन का। जबकि शॉर्ट या फिर रिड्यूस फॉर्म के अंदर डेवलप है हमारा लूप ऑफ हेनले किसका, कॉर्टिकल नेफ्रॉन का, जिसका बहुत कम पार्ट ही एंटर करता हुआ दिखाई देता है हमें किसमें, मेडुला वाले पार्ट के अंदर बच्चों। एंड हमने बात की थी वासा रेक्टा की। आप जानते हैं वासा रेक्टा किसे बोलते हैं, ब्लड वेसल्स का नेटवर्क जो लूप ऑफ हेनले के अराउंड दिखाई दे। तो लूप ऑफ हेनले किसका लॉन्ग बच्चों, तो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन का, यानी वासा रेक्टा भी किसका डेवलप होता हुआ दिखाई देगा आपको, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन का। जबकि यहां पर वासा रेक्टा बच्चों हमें बहुत कम डेवलप होते हुए दिखाई देगी, क्योंकि लूप ऑफ हेनले ही क्या है, कम डेवलप है बच्चों। तो एक पॉइंट याद रखना है बच्चों, एक पॉइंट याद रखना, ज्यादा नंबर में नेफ्रॉन हमारे पास होते कौन से हैं, कॉर्टिकल नेफ्रॉन बच्चों। 80 to 85% आपको नेफ्रॉन दिखाई देंगे कॉर्टिकल नेफ्रॉन। 10 to 15%, 15 to 20% के अप्रोक्स ही नंबर दिखाई देगा बच्चों जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन का। इंपॉर्टेंस है जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन की बच्चों, हम देखेंगे काउंटर करंट मैकेनिज्म के अंदर क्या रोल प्ले करता है। ये जब टॉपिक आएगा तब हमसे हम देखेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं बच्चों यूरिन फॉर्मेशन मैकेनिज्म को। यूरिन फॉर्मेशन मैकेनिज्म जो है बच्चों हम 3 स्टेप के अंदर पढ़ेंगे। पहला स्टेप है बच्चों ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, दूसरा स्टेप है बच्चों रीएब्जॉर्प्शन और तीसरा स्टेप है बच्चों ट्यूबुलर सिक्रीशन। आइए समझते हैं बच्चों ये 3 स्टेप क्या हैं। बड़े आसान से हैं बच्चों, कनेक्ट होइएगा, अपने डीप फिजियोलॉजी के अंदर एंटर कर रहे हैं। मैंने यहां पर आपके सामने एक तो ग्लोमेरुलस का नेटवर्क दिखाया है बच्चों, आप इसको रिप्रेजेंट कीजिएगा बोमन कैप्सूल के साथ, और बोमन कैप्सूल के बाद का जो भी पार्ट है यानी पीसीटी, लूप ऑफ हेनले एंड डीसीटी वाला पार्ट, इस पाइप को, इस ट्यूब को मानिएगा। अब आप देखें, अगर हम बात करें ब्लड एंटर करता है हमारे बोमन कैप्सूल के अंदर तो किसके थ्रू एंटर करता है बच्चों, एफरेंट आर्टियोल के थ्रू। इसी तरह जब बाहर निकलता है तो वो किसके थ्रू बाहर निकलता है बच्चों, तो इफरेंट आर्टियोल के थ्रू। एंड इफरेंट आर्टियोल बाद में जाते हुए जो नेटवर्क बनाती है बच्चों, उसे हम क्या बोलते हैं, पेरीट्यूबुलर कैपिलरी का नेटवर्क। अब बच्चों अगर बात करें हमारे इस ग्लोमेरुलस से जो फिल्टर होता हुआ फिल्ट्रेट इस बोमन कैप्सूल में पहुंचेगा, भाई हमें यूरिन तो बनाना ही है, और यूरिन बनाने के लिए जो सब्सटेंसेस आएंगे वो कहां से आएंगे, ब्लड से आएंगे। तो ब्लड से जो सब्सटेंसेस बोमन कैप्सूल में पहुंचता है इसे हम बोलते हैं बच्चों फिल्ट्रेशन प्रोसेस। और इस फिल्ट्रेशन प्रोसेस में बात करें तो रोल किसका हुआ बच्चों, कहां से आता हुआ दिखाई दे रहा है, तो हमें ग्लोमेरुलस से आता हुआ दिखाई दे रहा है, इसीलिए हम इसे बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। यानी कि यहां ब्लड वेसल से बोमन कैप्सूल में पहुंचना, इस फिल्ट्रेट का इसे हम क्या बोलेंगे बच्चों, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बच्चों। अब अगर इस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन की हम बात करें तो इस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के अंदर हमारे पास एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस भी होंगे और हमारे पास इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस भी होंगे बच्चों। अब उन इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस को हम क्या करते हैं, अगेन एब्जॉर्प्शन करते हैं बच्चों, यानी हम बोलते हैं री एब्जॉर्प्शन करते हैं बच्चों। क्यों हम यूज करते हैं बच्चों री एब्जॉर्प्शन टर्मिनोलॉजी बच्चों, ये सब्सटेंसेस ब्लड से ही तो यहां पर डाले गए हैं, और ब्लड में ये सब्सटेंसेस कहां से आए, याद करो हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा है, हमारी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर हमने डाइजेशन परफॉर्म किया, एंड डाइजेशन परफॉर्म करने के बाद जो हमारे पास मोनोमर अवेलेबल थे उनका हमने क्या किया था,
एब्जॉर्प्शन किया था, और वो एब्जॉर्प्शन करके कहां आए थे, ब्लड में तो आए थे, एंड वो ब्लड में ही ट्रेवल कर रहे थे। अब वो ब्लड से वापस फिल्टर्ड बने, अब वो यूरिन के थ्रू बाहर ना चले जाए, हमें कुछ इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस वापस से एब्जॉर्ब करने थे, इसलिए हमने क्या प्रोसेस यूज किया, रीअब्जॉर्प्शन बच्चों। तो ये कहलाता है ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, जिसमें हमने क्या किया, कुछ सब्सटेंसेस को ब्लड के अंदर वापस से क्या कर लिया है, रीअब्जॉर्ब कर लिया। इसके बाद अगर बात करें बच्चों, ये सब्सटेंसेस तो क्या हो गए, यूटिलाइज हो गए। इसके अलावा आप एक बात बताएं, हमारे पास जब यहां से फिल्ट्रेट बन रहा था तो क्या सारे के सारे एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस यहां पर डाल दिए गए होंगे, नहीं, बहुत सारे सब्सटेंसेस ऐसे भी होंगे जो कि आगे की तरफ ट्रेवल कर गए होंगे, यानी आगे की तरफ चले गए होंगे। हम चाहते हैं कि उन सब्सटेंसेस को भी मैक्सिमम हम कोशिश करें तो इस ब्लड से कहां डाल दिया जाए, इन वापस ट्यूब के अंदर डाल दिया जाए, पीसीटी डीसीटी के अंदर डाल दिया जाए। इसे हम बोलते हैं बच्चों ट्यूबुलर सिक्रीशन। देखिए बच्चों, अगर बात करें कुछ सब्सटेंसेस को हम कहां डाल दें, इस पीसीटी वाले पार्ट के अंदर, डीसीटी वाले पार्ट के अंदर, कहां से, यहां इस ब्लड वेसल के नेटवर्क से कहां डाल दिया, इस पीसीटी डीसीटी वाले पार्ट के अंदर। इसे बोलते हैं बच्चों हम ट्यूबुलर सिक्रीशन। और ये फिर सब्सटेंसेस जो है हमारे वो फिल्ट्रेट जिनको हमने रीअब्जॉर्ब नहीं किया था उनके साथ बाहर ट्रेवल कर लिया जाता है, जिसको हम यूरिन के थ्रू क्या कर देते हैं बच्चों, बाहर निकाल देते हैं। यानी कि हमें इन 3 स्टेप को पढ़ना है बच्चों, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, इस रीअब्जॉर्प्शन को एंड ट्यूबुलर सिक्रीशन को, तब हमारा यूरिन फॉर्मेशन जो मैकेनिज्म है वो कंप्लीट हो जाएगा। आइए इसे वन बाय वन करके देखते हैं। सबसे पहले अगर बात करें बच्चों तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या फिर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। बच्चों क्या था ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, सब्सटेंसेस को ग्लोमेरुलस से कहां डालना, बोमन कैप्सूल के अंदर डालना। बच्चों देखिए जरा, द फर्स्ट स्टेप in urine formation is the filtration of blood which is carried out by the glomerulus and is called glomerular filtration। ये अभी हमने इंट्रोडक्शन में देखा भी था बच्चों। द प्रोसेस, ये जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है बच्चों, ये प्रोसेस कहां होता हुआ दिखाई देता है, मेल्पिजन कॉर्पसल्स में। क्यों हमने वर्ड यूज किया मेल्पिजन कॉर्पसल बच्चों, तो मेल्पिजन कॉर्पसल्स के अंदर दोनों ही पार्ट आ गए बच्चों, ग्लोमेरुलस भी आ गया एंड बोमन कैप्सूल भी आ गया। हमें ग्लोमेरुलस से ही तो कहां डालना है, बोमन कैप्सूल के अंदर डालना है बच्चों। तो प्रोसेस कहां होता हुआ दिखाई देगा, मेल्पिजन कॉर्पसल्स बोल दो या फिर मेल्पिजन बॉडी बोल दो या फिर रीनल कॉर्पसल बोल दो बच्चों। देखें, इसको स्टडी करते हैं बच्चों, क्यों बोलते हैं इसे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, क्यों बोलते हैं इसे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। देखें, अगर बात करें इस अल्ट्रा फिल्ट्रेशन को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, इसे 3 स्टेप में हम देखते हैं। पहला स्टेप जो है बच्चों वो है फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। बच्चों फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन का अगर मैं आपको हल्का सा इंट्रोडक्शन दूं तो ये वो बताता है कि हमारा जो ग्लोमेरुलस है, यानी कि वो टफ्ट ऑफ कैपिलरीज है बच्चों, उन ब्लड वेसल से बोमन कैप्सूल तक पहुंचने के लिए उससे कितने बैरियर जो हैं वो ट्रेवल करने पड़ेंगे। उन सभी बैरियर्स को मिलाकर ही हम बोलते हैं फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन बच्चों। मेनली ये 3 बैरियर होंगे बच्चों, आप मेरे साथ कनेक्ट होना। पहला बैरियर तो वो है जहां पर वो सब्सटेंसेस ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, यानी वो ब्लड वेसल। उन ब्लड वेसल की कैपिलरी से यानी एंडोथेलियम से उन्हें पहले क्या करना होगा, बाहर निकलना होगा। दूसरा बैरियर होगा बच्चों, आप जानते हैं अगर हम एंडोथेलियम ले रहे हैं तो एंडोथेलियम के नीचे की तरफ बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी, उस बेसमेंट मेम्ब्रेन को उन्हें क्रॉस करना पड़ेगा, ये उसका दूसरा बैरियर होगा। एंड तीसरा बैरियर बच्चों, जब उसे बोमन कैप्सूल के अंदर एंटर होना है और बोमन कैप्सूल की वो लेयर जो कि ग्लोमेरुलस के कांटेक्ट में होती है बच्चों, हम कहते हैं मॉडिफाइड फॉर्म में होती है, जिन्हें हम बोलते हैं पोडोसाइट। उन पोडोसाइट को उन्हें क्रॉस करना है और पोडोसाइट यहां पर स्लिट पोर का फॉर्मेशन करती है बच्चों। तो 3 बैरियर है और इन तीनों बैरियर को मिलाकर ही हम बोलते हैं बच्चों फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। ये जो हमारा टॉपिक है ये बताता है कि कौन कौन से बैरियर उन्हें ट्रेवल करना पड़ेगा। आइए पढ़ते हैं बच्चों। द ग्लोमेरुलर कैप्सुलर मेम्ब्रेन की अगर बात करें बच्चों, थ्रू विच फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड अकर कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स। बात करें पहली, द एंडोथेलियम ऑफ ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल, उन ब्लड वेसल जिनमें ब्लड हमारा ट्रांसपोर्ट हो रहा था। अगर बात करें द एपिथेलियम ऑफ बोमन कैप्सूल, यहां पर उस एपिथेलियम की बात करेंगे जो ग्लोमेरुलस के कांटेक्ट में आती है, और ये इनर वॉल ऑफ बोमन कैप्सूल है जो कि मॉडिफाइड फॉर्म में होती है, जिन्हें हम बोलते हैं बच्चों पोडोसाइट। एंड थर्ड है हमारे पास बेसमेंट मेम्ब्रेन बिटवीन दिस 2 लेयर्स। हम जानते हैं एपिथेलियम है तो यहां पर क्या मिलेगी हमें, बेसमेंट मेम्ब्रेन। हम इन तीनों लेयर को मिलाकर ही बोलते हैं बच्चों फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। इसे हम क्लियरली एक इमेज के थ्रू भी समझेंगे बच्चों। अगर बात करें, आपके सामने एक इंट्रोडक्शन ले रहा है स्लिट पोर्स का, यानी कि हमारी बोमन कैप्सूल की मॉडिफाइड लेयर का। द एपिथेलियल सेल्स ऑफ बोमन कैप्सूल called podocyte are arranged in an intricate manner so as to leave some minute space called filtration slit or slit pore। क्लियर समझते हैं बच्चों इस चीज को। आइए देखें डायग्राम के थ्रू। यहां पर मैंने यहां पर एक फिगर लिया है, आप देखें ये फिगर, ये नाम आप हटाएं, आप खुद समझने की कोशिश करें बच्चों। ये है हमारा बोमन कैप्सूल।
बोमन कैप्सूल की बच्चों ये आउटर वॉल कहलाती है, जबकि ये इनर वॉल कहलाती है। आउटर वॉल जो है वो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम की बनी होती है, इसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं दिखाई देता है। इनर वॉल को रिकॉग्नाइज करना बच्चों, यहां पर बच्चों से गलती होती है, समझना। ये जो यहां पर आपको डार्क कलर का ब्राउनिश पार्ट दिखाई दे रहा है बच्चों, ये इसकी इनर वॉल होती है। ये सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम मॉडिफाइड हो चुकी है और ये यहां पर फुट लाइक प्रोजेक्शन बनाती है, जिन्हें हम बोलते हैं पेडिसल्स, और इसी कारण से हम इन्हें बोलते हैं पोडोसाइट बच्चों, फुट लाइक प्रोजेक्शन रखे हुए पोडोसाइट बच्चों। और आप देखें ये जो फुट लाइक प्रोजेक्शन जो डेवलप हुए हैं, ये यहां पर ये पिंक कलर वाली जो पार्ट है बच्चों, ये क्या है हमारे पास एफरेंट आर्टरियोल, जहां से ब्लड एंटर कर रहा है बोमन कैप्सूल में, और इफरेंट आर्टरियोल जहां से ब्लड लीव कर रहा है। अब ये यहां पर नेटवर्क बना रखा होगा और वो नेटवर्क क्या कहलाएगा, ग्लोमेरुलस। ये पिंक कलर के ग्लोमेरुलस को अच्छे से पकड़े हुए हैं ये पोडोसाइट, और ये जो अरेंज हुई है इंट्रिकेट मैनर में, तो बीच में जो पोर रह जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं बच्चों स्लिट पोर। पर हम बात कर रहे थे 3 बैरियर का, आइए इनको स्टडी करते हैं बच्चों। तो मैंने यहां पर एक कट सेशन लिया है। इस कट सेशन में बताओ बच्चों क्या क्या आ चुका होगा। एक तो हमारे पास ग्लोमेरुलस यानी कि ब्लड वेसल आ चुकी होगी, दूसरा बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन आ चुकी होगी, और तीसरी हमारे पास पोडोसाइट यानी कि बोमन कैप्सूल की इनर वॉल आ चुकी होगी। लेकिन इस छोटे से डायग्राम के अंदर ये क्लियर नहीं दिखाई दे रहा। आइए इसे जूम करते हैं बच्चों, इसे बड़ा करते हैं। देखिए यहां पर इस डायग्राम को मैंने देखा तो पहला जो है ये अंदर वाला जो परफोरेशन आपको दिखाई देंगे यहां पर, यह है बच्चों ब्लड वेसल जिनके अंदर ब्लड ट्रांसपोर्ट हो रहा था। दूसरा ये बीच में जो है लाइट कलर के अंदर, ये है बेसमेंट मेम्ब्रेन, और ये बाहर की तरफ आपको डार्क ब्राउन कलर के अंदर जो दिखाई दे रहे हैं बच्चों, ये हैं फुट लाइक प्रोजेक्शन जिन्हें हम बोलते हैं पोडोसाइट। ये है इनर वॉल ऑफ बोमन कैप्सूल बच्चों। अब इसको मैं और क्लियर करूं बच्चों तो देखिए जरा, ये है हमारे पास ल्यूमन ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरी, जहां पर क्या प्रेजेंट था, ब्लड प्रेजेंट था बच्चों। आप जानते हो ब्लड कभी फिल्टर नहीं किया जाता, हमें तो हमारे एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस जो है वो मेनली फिल्टर करने होते हैं। दूसरा हमारे पास ये जो एंडोथेलियल सेल्स होंगी, यानी कैपिलरी है तो एंडोथेलियल सेल्स होंगी बच्चों, उनकी कवरिंग। इसके बाद हमें मिलेगी बच्चों बेसमेंट मेम्ब्रेन। एंड थर्ड बच्चों, ये हमने अब क्योंकि बहुत ज्यादा जूम आउट कर रखा है तो यहां पर वो पोडोसाइट जो है वो है हमारे सामने, और उनके बीच में जो इंट्रिपोर डेवलप हो चुके थे ये हमारे पास पड़े हुए, जिन्हें हम बोलते हैं बच्चों फिल्ट्रेशन स्लिट बच्चों। और ये तो है फुट लाइक प्रोजेक्शन जिन्हें हम बोलते हैं पोडोसाइट। ये है फुट प्रोसेस बच्चों। अब 3 बैरियर हो गए हमारे पास। पहला बैरियर तो ये हमारे पास परफोरेटेड ब्लड कैपिलरीज, यहां पर परफोरेशन होता है जिसके थ्रू सब्सटेंसेस यहां से क्रॉस करते हैं और पहुंचते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन में, एंड देन फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए सब्सटेंसेस पहुंचते हैं बच्चों फाइनली कहां पर, हमारे बोमन कैप्सूल के अंदर। अब यहां पर तीनों अपना अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बच्चों। जो कैपिलरी की परफोरेशन होती है बच्चों वो रोकने में कामयाब हो जाती है, सक्सेस हो जाती है, किनको, ब्लड सेल्स को, जिनमें हम बात करते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स को, एंड लार्ज प्रोटीन्स को। यानी कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और लार्ज प्रोटीन वो पहला बैरियर ही क्रॉस नहीं कर पाएगी। अब अगर कुछ प्रोटीन क्रॉस करना शुरू करती है तो बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है वो कुछ खास है। बेसमेंट मेम्ब्रेन में बच्चों कोलेजन फाइबर होते हैं, कोलेजन फाइबर होते हैं, प्लस यहां पर नेगेटिव चार्ज प्रोटियोग्लाइकेंस प्रेजेंट होते हैं बच्चों। नाम गौर से सुनिएगा, नेगेटिव चार्ज प्रोटियोग्लाइकेंस प्रेजेंट होते हैं जो कि ग्लाइकोप्रोटीन मैट्रिक्स में सस्पेंडेड पड़े हुए दिखाई देते हैं। अब ये जो नेगेटिव चार्ज प्रोटियोग्लाइकेन होते हैं बच्चों, ये नेगेटिव चार्ज प्रोटीन को रिपेल करता है। यानी कि प्रोटीन अगर कोई निकलना क्रॉस करना शुरू हो इस बेसमेंट मेम्ब्रेन से तो उसको भी क्या कर देती है बच्चों, ये रोक देती है। यानी पहले जो लेयर थी जो कि कैपिलरी एंडोथेलियल सेल थी, उन्होंने किसको रोक दिया, हमारी ब्लड सेल्स को, यानी कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स को, एंड लार्ज प्रोटीन को। एंड उसके बाद अगर कुछ प्रोटीन निकलने की कोशिश कर रही होगी तो उसको रोकने का काम किसने किया, इस बेसमेंट मेम्ब्रेन ने। एंड थर्ड बच्चों, जो ये हमारे पास पोर यहां पर जनरेट हो गए हैं, ये पोर सिर्फ उन्हीं सब्सटेंसेस को अलाउ करेंगे जिनका डायमीटर इन पोर के डायमीटर से क्या होगा, कम होगा। जैसे कि मेन अगर हम बात करें तो यूरिया यहां से निकलेगा, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड यहां से क्रॉस करेंगे। इसी तरह अगर बात करें सोडियम, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट आयन, ये यहां से क्रॉस करता हुआ दिखाई देगा, वाटर क्रॉस करता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा अगर हम देखें जिनका डायमीटर, जिन सब्सटेंसेस का डायमीटर इन पोर साइज से जो है वो ज्यादा होगा, वो यहां से क्रॉस नहीं कर पाएंगे। और इन तीनों को मिलाकर ही हम क्या बोलते हैं बच्चों, फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। इसीलिए हम बोलते हैं बच्चों अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। देखिए, द ब्लड इज फिल्टर्ड सो फाइनली थ्रू दीज मेम्ब्रेन्स दैट ऑलमोस्ट ऑल द कंस्टिट्यूट ऑफ द प्लाज्मा एक्सेप्ट द प्रोटीन
पास ऑन टू द ल्यूमन ऑफ द बोमन कैप्सूल। बच्चों यहां पर इस पॉइंट पर फोकस कीजिएगा। ऑलमोस्ट ऑल द कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ द प्लाज्मा एक्सेप्ट द प्रोटीन। बच्चों हम बात कर रहे हैं प्लाज्मा की, तो प्लाज्मा आप जानते हैं किसे बोलते हैं। अगर मैं ब्लड को एनालाइज करूं, एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं बच्चों, चलो एग्जांपल है एक टेस्ट ट्यूब का, और उस टेस्ट ट्यूब के अंदर मैं ब्लड लेता हूं एंड इस ब्लड को इस टेस्ट ट्यूब को अपने हाई रेट पे सेंट्रीफ्यूज करवाते हैं। और अगर हाई रेट पे सेंट्रीफ्यूज करवाएंगे तो बच्चों क्या होगा, नीचे की तरफ हेवी जो पार्टिकल है वो सस्पेंडेड होने शुरू हो जाएंगे। और इन हेवी चीजों को अगर हम देखें, एनालिसिस करें, तो आप इन्हें बोलते हैं PCV, पैक्ड सेल वॉल्यूम, जिनके अंदर क्या होते हैं RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स। जो ऊपर की तरफ देन आपको पेल येलो कलर का लिक्विड पार्ट मिलेगा बच्चों, इसे आप बोलते हो प्लाज्मा। और हमारे ब्लड के अंदर जो वेस्ट सब्सटेंसेस होते हैं जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, हिप्यूरिक एसिड, ड्रग्स, पिगमेंट्स, अगर बात करें हमारे न्यूट्रिएंट्स जैसे कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड्स, जैसे प्रोटीन्स वगैरह हमारे पास, या फिर हमारे पास कोआगुलेशन फैक्टर्स वगैरह जो भी हैं हमारे पास, ये हिपेरिन वगैरह जो भी हमारे पास होंगे वो कहाँ प्रेजेंट होंगे, प्लाज्मा में। तो हमें मेनली फिल्टर करना किसको है, हमें मेनली फिल्टर करना है बच्चों प्लाज्मा को। हमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स तो फिल्टर करनी ही नहीं है, तो हमें फिल्टर करना है प्लाज्मा को। तो देखिए वो कह रहा है द ब्लड इज फिल्टर्ड सो फाइनली थ्रू दीज मेम्ब्रेन्स दैट ऑलमोस्ट ऑल द कंस्टिट्यूट ऑफ द प्लाज्मा एक्सेप्ट द प्रोटीन। प्लाज्मा के कौन कौन से कंस्टिट्यूट, प्रोटीन के अलावा वो पास कर जाते हैं ऑन द ल्यूमन ऑफ द बोमन कैप्सूल। उनमें भी मैंने आपको बताया कि प्रोटीन को रोक लिया जाता है। और अगर हम पूरे ब्लड की बात करें तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स भी क्या हो जाती है, रोक ली जाती है। Therefore, it is considered as a process of ultrafiltration. The plasma fluid that filter out from glomerular capillaries is called as glomerular filtrate. It is proteinless plasma. इसका मतलब बच्चों मैं अगर आपसे पूछना चाहूं कि जब बोमन कैप्सूल के अंदर फिल्ट्रेट पहुंचा, उसके अंदर क्या सब्सटेंसेस की आप गारंटी लेते हैं कि वो तो नहीं ही मिलेंगे। कौन से सब्सटेंसेस नहीं मिलेंगे, आरबीसी नहीं मिलेगी, डब्ल्यूबीसी नहीं मिलेगी, प्लेटलेट्स नहीं मिलेगी एंड प्रोटीन्स नहीं मिलेगी। इस चीज को याद रखना बच्चों, है ना। इसके बाद अगर बात करें बच्चों दूसरा फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन, अभी हमने देखा फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। बच्चों फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन ये बताता था कि ब्लड के थ्रू अगर ट्रांसपोर्ट करना है सब्सटेंसेस को, कहां तक पहुंचाना है, बोमन कैप्सूल तक पहुंचाना है, तो कितने बैरियर पार करने पड़ेंगे, वो तो था फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन बच्चों। अब है फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन बच्चों। मैं एक हल्का सा इंट्रोडक्शन देता हूं फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन का बच्चों। आप जानते हैं कार्डियक आउटपुट जो होता है वो होता है 5 लीटर पर मिनट। अब ये जो 5 लीटर होता है ये तो बॉडी के सारे ऑर्गन्स के लिए है पर मिनट। अब किडनी के पास कितना ब्लड पहुंचता है, इसे बोलते हैं रीनल ब्लड फ्लो बच्चों। एंड ब्लड को हमें फिल्टर नहीं करना, हमें फोकस किसको करना है, प्लाज्मा को। और मैं बताता हूं आपको कि ब्लड का 55% पार्ट होता है प्लाज्मा। ये प्लाज्मा पे फोकस करना है तो हम कहते हैं कि प्लाज्मा एक्चुअली कितना फ्लो कर रहा है, तो उसे बोलते हैं रीनल प्लाज्मा फ्लो बच्चों। एंड रीनल प्लाज्मा फ्लो जितना हमारी किडनीज के पास जा रहा है, क्या उतना का पूरा फिल्टर हो जाता है, नहीं, कुछ तो इफरेंट आर्टरियल के थ्रू आगे भी जाता होगा बच्चों। तो जितना फिल्टर कर पाती हैं किडनीज, यानी कि हमारे नेफ्रॉन्स फिल्टर कर पाते हैं, वो होता है हमारे पास GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट बच्चों। तो हमने कितना प्लाज्मा प्रोवाइड करवाया और किडनी उस प्लाज्मा में से कितना फिल्ट्रेट बना पाई, इसके रेशियो को हम पढ़ते हैं किसके अंदर बच्चों, फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन के अंदर। आइए स्टार्ट करते हैं इसको बच्चों। सबसे पहले अगर बात करें बच्चों कार्डियक आउटपुट की, कार्डियक आउटपुट हम देखते हैं तो वो होता है स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। आप जानते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम होता है 70 ml और हार्ट रेट जानते हो आप 72। तो टोटल मिला के कितना आया बच्चों कार्डियक आउटपुट, तो आया 5 लीटर बच्चों। लेकिन समझना मेरी बात इस चीज को बच्चों, ये जो 5 लीटर है ये बॉडी के सारे ऑर्गन के लिए है। हमारी किडनी के पास जो पहुंचेगा इसे हम क्या बोलते हैं, रीनल ब्लड फ्लो बच्चों। और हमें इस रीनल ब्लड फ्लो पे फोकस नहीं करना, हमें तो इसके अंदर जो फ्लो कर रहे हैं सब्सटेंसेस जो कि किस में करते हैं, प्लाज्मा पर, वो प्लाज्मा पे फोकस करना है। डेट विल बी रीनल प्लाज्मा फ्लो, इस पर फोकस करना है। एंड देन हमारी किडनी यानी हमारे नेफ्रॉन्स जो हैं वो कितना फिल्ट्रेट बना पाते हैं, उसे बोलते हैं बच्चों GFR। तो फाइनली हमें इस GFR एंड इस रीनल प्लाज्मा फ्लो का जो रेशो होता है इसे हम बोलते हैं फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन बच्चों। आइए इसको रीड करते हैं, समझते हैं बच्चों। देखिए अगर बात करें ऑन एन एवरेज
1100 to 1200 ml ऑफ ब्लड इज फिल्टर्ड बाय किडनीज पर मिनट बच्चों। ये है रीनल ब्लड फ्लो बच्चों, विच कंस्टिट्यूट रफली 1/5 किसका, कार्डियक आउटपुट का। अगर परसेंटेज में बात करें बच्चों तो 20 to 25% ऑफ द ब्लड पंप बाय ईच वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट इन अ मिनट, जिसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, कार्डियक आउटपुट। यानी कार्डियक आउटपुट का किडनी को कितना परसेंटेज मिलता है, 20 to 25% पर मिनट, या फिर बोले तो 1/5 पार्ट बच्चों रफली अगर हम बात करें तो। एंड ऑफ दिस ब्लड अबाउट 650 ml इज द ब्लड प्लाज्मा। हमने बात की थी कि 55% ही जो होता है वो हमें प्लाज्मा, जिसे हम क्या करते हैं, फिल्टर करने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम 1100-1200 का 55% निकालें तो रफली कितना आएगा बच्चों, 650 ml आएगा। यानी कि फ्लो तो ब्लड ही कर रहा है बच्चों 1100 से 1200 ml पर मिनट, लेकिन फोकस किस पे करना है बच्चों, हमें उस प्लाज्मा पर। इसीलिए हमने ये डाटा लेकर आए, यानी 650 ml पर मिनट की रेट से क्या फ्लो कर रहा होगा, प्लाज्मा फ्लो कर रहा होगा। दिस 650 ml इज कॉल्ड रीनल प्लाज्मा फ्लो बच्चों, यानी आरपीएफ। About 20% of the blood plasma filtered by all nephrons of both kidneys in a minute। कितना आया, जो 20% इन्होंने क्या किया बच्चों, फिल्टर किया। इट इज 125 ml विच कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बच्चों। 125 ml पर मिनट की रेट से 125 ml पर मिनट की रेट से बच्चों नेफ्रॉन जो हैं दोनों किडनी के, ये क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं। इसे हम बोलते हैं बच्चों जीएफआर। तो हमने प्लाज्मा कितना प्रोवाइड करवाया, 650 ml पर मिनट की रेट से, जबकि उसने फिल्ट्रेशन किस रेट से किया बच्चों, तो 125 ml पर मिनट की रेट से। The amount of the filtrate formed by the kidneys per minute is called glomerular filtration rate। GFR in a healthy individual is approximately 125 ml per minute बच्चों। इसको हम अगर पर डे में अगर कन्वर्ट करें तो ये कितना आता है, 180 लीटर्स। बहुत बड़ा वॉल्यूम है बच्चों। पर मिनट कितना फिल्टर करते हैं, तो 125 ml पर मिनट, जबकि अगर पर डे में कन्वर्ट करें बच्चों तो वो आता है 180 लीटर्स पर डे बच्चों। तो फाइनली हम अगर फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन पर अगर फोकस करें बच्चों तो क्या आएगा, जीएफआर अपॉन आरपीएफ। जीएफआर कितना आया, 125 ml पर मिनट, जबकि आरपीएफ कितना था, 650 ml पर मिनट। और अगर इसका रेशियो निकाले तो 1/5। यह है हमारा फाइनली फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन बच्चों। यानी कि अगर हम 5 हिस्से 5 पार्ट जो है अगर हम प्लाज्मा प्रोवाइड करवा रहे हैं तो 1 पार्ट जो है उसे फिल्टर कर रहे हैं किडनीज आपकी। इसके बाद अगर बात करें बच्चों थर्ड पार्ट अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का ही, इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर या फिर नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर बच्चों, इसे बोलते हैं वो आप EFP या फिर NFPB बच्चों। समझिएगा बच्चों इसे। अगर बात करें, हमने पहला पॉइंट देखा था अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के अंदर कि कितने बैरियर उसे क्रॉस करने हैं, जिसे बोला था हमने फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। दूसरा अभी हमने देखा फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन। अब हम बात कर रहे हैं कि वो फिल्ट्रेशन जो है वो कितने प्रेशर से फ्लो हो रहा है। इसे देखिए, द इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर डेट कॉज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इज डिटरमाइंड बाय 3 प्रेशर बच्चों। अब ये 3 प्रेशर कौन कौन से हैं बच्चों, देखिए। पहला है ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, दूसरा है बच्चों कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, एंड तीसरा है बच्चों ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर बच्चों। आइए इसे समझते हैं बच्चों। आपके एनसीईआरटी से मैंने इस डायग्राम को ड्रॉ किया है, देखिए। अगर बात करें, ये हमारा बोमन कैप्सूल, बोमन कैप्सूल के अंदर हमारे पास यहां पर ग्लोमेरुलस का नेटवर्क। आप जानते हैं बच्चों, यह है हमारे पास एफरेंट आर्ट्रियोल, जो कि ब्लड लेके आ रहा है बोमन कैप्सूल के अंदर, और यह है बच्चों इफरेंट आर्ट्रियोल, जो कि ब्लड बाहर की तरफ लेके जा रहा है। अब हम बात कर रहे हैं एफरेंट और इफरेंट आर्ट्रियोल के बीच में यहां पर जो नेटवर्क डेवलप हुआ है, इसे बोलते हैं ग्लोमेरुलस। और ग्लोमेरुलस से सब्सटेंसेस कहां पर पहुंचेंगे, बोमन कैप्सूल में पहुंचेंगे। कितने प्रेशर से पहुंचेंगे, इसको अब स्टडी करना है हमें। जैसे कि हम जानते हैं बच्चों, एफरेंट और इफरेंट का डायमीटर में डिफरेंस होता है। एफरेंट आर्ट्रियोल का डायमीटर ज्यादा होता है, इफरेंट आर्ट्रियोल का डायमीटर कम होता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं बच्चों एक फनल का। आप जानते हैं फनल कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर होती है। नॉर्मली घरों के अंदर ऑयल को ट्रांसफर करने में इसको यूज करते हैं बच्चों, जिसका एक साइड जो होता है वो ब्रॉड होता है और जिसका एक साइड क्या होता है, नैरो होता है। अगर यहां से वॉल्यूम डाला जाए तो वॉल्यूम काफी ज्यादा आएगा, लेकिन क्योंकि आउटलेट जो है वो नैरो है तो वॉल्यूम जो है वो यहां से निकलता हुआ जो है हमें कम दिखाई देगा। अब बीच में यहां पर जो इन वॉल पर जो प्रेशर पड़ता है,
इसी प्रेशर को हम बोलते हैं बच्चों यहां पर ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बच्चों, यानी एफरेंट और इफरेंट आर्टरियोल के डायमीटर डिफरेंस के कारण से जो बीच में प्रेशर जनरेट हो जाता है, जो कि मेन ड्राइविंग फोर्स है इस फिल्ट्रेशन का, यानी यही है जो कि हमें क्या करवा के देगा, फिल्ट्रेशन करवा के देगा। यहां पर सब्सटेंसेस जो है वो ग्लोमेरुलर से कहां पर पहुंचा के देगा बच्चों, इस बोमन कैप्सूल में पहुंचा के देगा। ये कहलाता है ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बच्चों, और इसकी वैल्यू भी हमें याद रखनी है जो कि है 60 to 75 mm ऑफ Hg। तो क्या है ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, एफरेंट और इफरेंट आर्टरियोल के डायमीटर डिफरेंस के कारण से जो प्रेशर जनरेट होता है, जो कि मेन ड्राइविंग फोर्स है सब्सटेंसेस को कहां डालने के लिए, बोमन कैप्सूल में डालने के लिए। अब ये तो इतना प्रेशर है, लेकिन इसके अपोज में काम करने वाले बच्चों दो प्रेशर है हमारे पास, एक तो है ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर और एक है हमारे पास कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बच्चों। ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो होता है बच्चों ब्लड के अंदर ही प्रेजेंट सोल्यूट के कारण से। आप जानते हैं ब्लड में बहुत सारे सोल्यूट प्रेजेंट होंगे, चाहे तो वो हमारे पास वेस्ट मटेरियल हो, चाहे तो वो हमारे पास न्यूट्रिएंट्स हो, पर लेकिन हम बात करते हैं जो एल्बुमिन होती है उसका सबसे ज्यादा यहां पर कंस्टिट्यूट होता है इस सोल्यूट के अंदर। अब वो क्या करते हैं, सोल्यूट इस प्रेशर को कम करते हैं, इस प्रेशर के अपोज में काम करते हैं, यानी कि इस फिल्ट्रेशन को अपोज करते हैं। इसकी वैल्यू भी आपको याद रखनी है। ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू है बच्चों 30 to 35 mm ऑफ Hg। एक प्रेशर और है जो कि इस मेन ड्राइविंग फोर्स के अपोज में काम करेगा, वो है कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बच्चों। इस बोमन कैप्सूल में बच्चों अब फिल्ट्रेट इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। अब ये फिल्ट्रेट जो है जब तक आगे ना मूव कर जाए तब तक यह क्या करेगा, नए आने वाले फिल्ट्रेट पर अपोज में प्रेशर डालेगा। इसे बोलते हैं हम कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बच्चों, जिसकी वैल्यू है 10 to 18 mm ऑफ Hg। अब हमारे पास 3 प्रेशर आए बच्चों, कौन कौन से, एक तो आया GHP यानी ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, एक आया हमारे पास ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर और एक आया हमारे पास कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। इनकी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए बच्चों। तो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर कितना होगा बच्चों, तो मेन तो है GHP जिसकी वैल्यू हमने लिखा 75 to 60 mm ऑफ Hg। अगर बात करें दो प्रेशर जो कि अपोज में काम कर रहे थे, यानी बीकॉप प्रेशर, ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर एंड कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, अगर इन दोनों को जोड़कर इनके माइनस कर दिया जाए तो क्या आ जाएगा हमारे पास, नेट फिल्ट्रेट प्रेशर आ जाएगा। और नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर की अगर बात करें तो कितना आएगा बच्चों, 10 to 25 mm ऑफ Hg। तो ये भी हमें याद रखना है। आइए अगर बात करें इन तीनों की एक बार डेफिनेशन रीड कर लेते हैं। GHP की, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, इट इज द ब्लड प्रेशर इन द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज अराइज ड्यू टू द डायमीटर डिफरेंस बिटवीन एफरेंट एंड इफरेंट आर्टरियोल। इट इज द मेन ड्राइविंग फोर्स जो कि क्या करता है, विस्कोज फिल्ट्रेशन बच्चों, और इसकी वैल्यू मैंने बताई आपको 60 to 75 mm ऑफ Hg। इसी तरह बात करें बच्चों ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, इट इज द ऑस्मोटिक प्रेशर created in the blood of the glomerular capillaries due to plasma proteins। और मेनली अगर हम बात करें तो किसकी बात करेंगे बच्चों, एल्बुमिन की, ये याद रखिएगा। इट रजिस्ट द फिल्ट्रेशन ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द कैपिलरीज। इसीलिए मैं बोल रहा था कि ये भी क्या करता है, उस मेन ड्राइविंग फोर्स का यानी कि ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का अपोज में वर्क करता है, जिसकी वैल्यू बच्चों कितनी है, 30 to 32 mm ऑफ Hg। एंड एक है हमारे पास बच्चों कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, इट इज द प्रेशर कॉज्ड बाय द फ्लूइड यानी फिल्ट्रेट, जो कि कहां पहुंच चुका था, बोमन कैप्सूल में, दैट रीचेज इनटू द बोमन कैप्सूल विच रजिस्ट नेक्स्ट फिल्ट्रेशन, जिसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, इसकी वैल्यू 10 to 18 mm ऑफ Hg बच्चों। यहां पर अगर हम बात करें तो हमारा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कंप्लीट होता है। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के अंदर हमने 3 पॉइंट देखे बच्चों, एक तो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन देखा, एक फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन देखा बच्चों, और एक हमने देखा बच्चों यहां पर लास्ट में जाते हुए नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर। अब हम स्टार्ट करेंगे बच्चों ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन की अगर हम बात करें तो अब तक तो हमने फिल्ट्रेट लाए थे। अब इस फिल्ट्रेशन में से जो फिल्ट्रेट आया था, इनमें से हम बहुत सारे सब्सटेंसेस को अगेन एब्जॉर्ब करेंगे यानी रीअब्जॉर्ब करेंगे। कौन कौन से पार्ट से, यानी कि पीसीटी से, लूप ऑफ हेनले से, डीसीटी वाले पार्ट से, कलेक्टिंग डक्ट वाले पार्ट से कौन कौन से सब्सटेंसेस रीअब्जॉर्ब किए जाएंगे, क्या वो एक्टिवली किए जाएंगे, क्या वो पैसिवली किए जाएंगे, इसको हम स्टडी करेंगे बच्चों इस टॉपिक के अंदर। यह है हमारा ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। पढ़िए जरा बच्चों, अ कंपैरिजन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द फिल्टर्ड फॉर्म पर डे कितना हुआ था, 180 लीटर्स पर डे बच्चों। क्या हम 180 लीटर्स यूरिन पास आउट करते हैं क्या बच्चों? हम पास आउट करते हैं अराउंड 1 to 1.5 लीटर। तो वो कहां गया 180? तो उसमें से हम 99% जो है बच्चों वो क्या कर लेते हैं, रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं। यानी ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन जो है वो एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है हमारे यूरिन फॉर्मेशन में।
विद डेट ऑफ द यूरिन रिलीज कितना 1.5 लीटर सजेस्ट डेट नियरली कितना परसेंट अराउंड 99% ऑफ द फिल्ट्रेट हैज टू बी रीअब्जॉर्ब्ड बाय द रीनल ट्यूब्यूल्स। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बच्चों रीअब्जॉर्प्शन। अब अगर बात करें रीअब्जॉर्प्शन में कौन कौन रोल प्ले करेगा, तो मेनली आप जानते हैं नेफ्रॉन जो है वो एपिथेलियल टिश्यू का ही बना हुआ है। देखें बच्चों, द ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल इन द डिफरेंट सेगमेंट ऑफ नेफ्रॉन परफॉर्म दिस रीअब्जॉर्प्शन आइदर बाय एक्टिवली और पैसिवली। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि सिंपल से एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों, जैसे कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड एंड सोडियम, ये जो रीअब्जॉर्ब किए जाते हैं ये एक्टिवली रीअब्जॉर्ब किए जाते हैं। अगर देखा जाए नाइट्रोजनस वेस्ट जैसे यूरिया, ये पैसिवली क्या किए जाते हैं, रीअब्जॉर्ब किए जाते हैं। उनका जो ट्रांसपोर्टेशन होता है रीअब्जॉर्प्शन के लिए वो कैसे होता है, पैसिवली होता है। हालांकि मैं आपको बहुत सारे सब्सटेंसेस को डिटेल में बताऊंगा बच्चों कि कौन से एक्टिवली है कौन से पैसिवली है। फिलहाल हम सिंपल सा एक डेफिनेशन देख रहे हैं। अगर बात करें हर एक सेगमेंट में चलते हुए, जैसे कि पीसीटी के अंदर क्या रीअब्जॉर्प्शन होता है, तो देखिए जरा, पीसीटी इज लाइंड बाय द सिंपल क्यूबोइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। इंपॉर्टेंट है बच्चों, आपको याद भी रखना है, आपने एनिमल टिश्यू में भी इसे पढ़ा हुआ है। और आप जानते हैं ब्रश बॉर्डर जो है यानी माइक्रोविलाई जो मिलते हैं वो सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए होते हैं, विच इंक्रीजेस द सरफेस एरिया ऑफ रीअब्जॉर्प्शन। नियरली ऑल ऑफ द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स बच्चों, इंपॉर्टेंट है, करीबन 70 to 80% जो है यानी मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन जो है जिस सेगमेंट से होता है नेफ्रॉन का, वो पीसीटी ही है, यानी प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बच्चों, जहां पर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स एंड 70 to 80% ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर आर रीअब्जॉर्ब्ड बाय दिस सेगमेंट। रीअब्जॉर्प्शन इन दिस सेगमेंट यानी पीसीटी इज मैक्सिमम। याद रखना बच्चों, मैक्सिमम किस सेगमेंट से होता है, तो पीसीटी वाले पार्ट से। ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड्स, क्या मैं बोल सकता हूं बच्चों इनको एक और फॉर्म में, इन तीनों को मिलाकर न्यूट्रिएंट्स आर कंप्लीटली रीअब्जॉर्ब्ड बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट इन पीसीटी। यहां पर बच्चों दो वर्ड इंपॉर्टेंट है, एक तो हमारे पास कंप्लीटली यानी कि 100%। अगर एक नॉर्मल इंडिविजुअल की बात करें बच्चों, तो इन सब्सटेंसेस की यानी ग्लूकोज की, अमीनो एसिड की, फैटी एसिड की, जो कि हमारे न्यूट्रिएंट्स ही हैं बच्चों। कई बार आपका क्वेश्चन बनाने वाला न्यूट्रिएंट्स वर्ड भी यूज करेगा बच्चों, तो इनको हम पीसीटी वाले पार्ट से 100% रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं और एक्टिवली रीअब्जॉर्ब करते हैं बच्चों। इसका मतलब मैं आपसे पूछूं कि यूरिन के अंदर क्या सब्सटेंसेस नहीं मिलेंगे, तो यूरिन के अंदर आपको ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे, क्योंकि इनको हमने पीसीटी से ही क्या कर लिया, 100% रीअब्जॉर्ब कर लिया। अगर मैं आपसे पूछूं डिटेल में बताओ कि यूरिन में और किन की गारंटी लेते हो नहीं मिलेंगे, तो आपको आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स एंड प्रोटीन भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो तो आपको फिल्ट्रेट में ही नहीं मिलेंगे, वो तो वहां पर बोमन कैप्सूल में ही नहीं पहुंचे। तो इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं बच्चों, तो इन क्वेश्चंस को याद रखना। तो ये कैसे किए जाते हैं बच्चों, एक्टिव ट्रांसपोर्ट से। वाटर एंड सीएल माइनस की अगर बात करें यानी वाटर एंड क्लोराइड आयन की, तो ये रीअब्जॉर्ब किए जाते हैं बच्चों पैसिवली। देखें जैसे एक सिंपल से इन्होंने एक यहां पर एक जीआईएफ डाला है, उस जीआईएफ के थ्रू देखो ये हमारे पास जो है ग्लोमेरुलस और यहां से फिल्ट्रेट पहुंचा बोमन कैप्सूल के अंदर। ये पीसीटी वाले सेगमेंट से ही हम क्या कर लेते हैं, इसको मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन करते हुए दिखाई देता है। हालांकि बहुत सारे सब्सटेंसेस है बेटा जिनको हम रीअब्जॉर्ब करते हैं। आइए डिटेल में हम देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अब बात करें अगले सेगमेंट की, तो रीअब्जॉर्प्शन इन लूप ऑफ हेनले। अब लूप ऑफ हेनले जो है आप जानते हैं दो पार्ट होता है, एक तो होता है बच्चों डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले और एक होता है बच्चों असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले बच्चों। रीअब्जॉर्प्शन इज मिनिमम इन इट्स असेंडिंग लिम्ब। याद रखना है बच्चों, दिस रीजन प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन द मेंटेनेंस ऑफ हाई ऑस्मोलरिटी इन मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ये हम पढ़ेंगे बच्चों जब काउंटर करंट मैकेनिज्म पढ़ेंगे, वहां पर देखेंगे इनका रोल क्या है। दूसरा, द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज परमिएबल टू वाटर बट ऑलमोस्ट इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट। बच्चों याद रखना है आपको कि आपका जो लूप ऑफ हेनले है, अगर सिंपल सा मैं यहां पर एक डायग्राम बनाऊं, ये लूप ऑफ हेनले का, तो लूप ऑफ हेनले के अंदर ये तो इसका आप डिसेंडिंग पार्ट मानिए और ये इसका असेंडिंग पार्ट मानिए। डिसेंडिंग जो पार्ट है ये वाटर के लिए तो परमिएबल है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट जैसे कि हम बात करें NaCl के लिए, तो इनके लिए इम्परमिएबल है। जबकि इसका असेंडिंग जो पार्ट है वो NaCl यानी इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए तो क्या होता है, परमिएबल, लेकिन वाटर के लिए क्या होता है बच्चों, ये इम्परमिएबल। तो ये चीज आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट भी है, इसी को ये लिख रहा है थ्योरी के अंदर। आइए रीड करते हैं। द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज परमिएबल टू वाटर बट ऑलमोस्ट इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स। सो हियर वाटर इज रीअब्जॉर्ब्ड पैसिवली। दिस लिम्ब कॉन्सेंट्रेटेड द फिल्ट्रेट एज इट मूव्स डाउन। क्योंकि बच्चों आप देखें वाटर जो है
अगर बाहर निकलता हुआ जाएगा इसके डिसेंडिंग लिम्ब से, तो फिर अंदर की तरफ क्या होगा, ऑस्मोलरिटी बढ़ेगी, यानी कि फिल्टर जो है वो कैसा हो जाएगा, हाइपरटोनिक हो जाएगा। और अगर सिंपल सा अगर यही स्टडी कर ले, अगर इसके असेंडिंग लिम्ब में देखें तो NaCl बाहर निकल रहे हैं, यानी कि सोल्यूट्स बाहर निकल रहे हैं, इसका मतलब अंदर की तरफ जो फिल्ट्रेट होगा वो क्या होगा, ऑस्मोलरिटी कम हो जाएगी, यानी कि जैसे जैसे असेंडिंग वाले पार्ट में पहुंचेगा तो सॉल्यूशन जो है, जो अंदर की तरफ फिल्ट्रेट है, वो कैसा होता चला जाएगा, हाइपोटोनिक होता चला जाएगा। तो यहां पर तो हाइपरटोनिक होता चला जाएगा जैसे जैसे डिसेंड डाउन होगा, और जैसे जैसे असेंडिंग की तरफ जाएगा वैसे कैसा होता चला जाएगा बच्चों, हाइपोटोनिक होता चला जाएगा। आइए देखें, आगे रीड करते हैं। द असेंडिंग लिम्ब इज इम्परमिएबल टू वाटर बट अलाउ ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट आइदर एक्टिवली और पैसिवली। क्यों लिख रहा है बच्चों एक्टिवली और पैसिवली? थिन पार्ट से बच्चों पैसिवली सब्सटेंसेस जो हैं वो रीअब्जॉर्ब किए जाते हैं, जबकि थिक सेगमेंट जो होता है असेंडिंग लूप ऑफ हेनले का, उससे हम एक्टिवली इलेक्ट्रोलाइट्स का रीअब्जॉर्प्शन करते हैं। असेंडिंग लूप ऑफ हेनले से बच्चों होगा तो सोल्यूट्स का या इलेक्ट्रोलाइट्स की अगर बात करें तो रीअब्जॉर्प्शन याद रखना है, एक्टिवली कहां से होता है, पैसिवली कहां से होता है। थिन पार्ट से तो पैसिवली रीअब्जॉर्ब किया जाएगा, जबकि थिक पार्ट से एक्टिवली रीअब्जॉर्ब किया जाएगा। देयरफॉर एज द कॉन्सेंट्रेटेड फिल्ट्रेट pass upward, it gets diluted due to the passage of electrolyte into the medullary fluid। बाहर की तरफ क्या है, आप जानते हैं मेडुला है, तो मेडुलरी फ्लूइड के अंदर क्या जा रहा है बच्चों, इलेक्ट्रोलाइट्स, यानी कि अंदर की तरफ जो है ऑस्मोलरिटी बच्चों ये क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी, और सॉल्यूशन जो है वो हाइपोटोनिक होता चला जाएगा। अब बात करें बच्चों रीअब्जॉर्प्शन इन डीसीटी वाला पार्ट। कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है बच्चों डीसीटी वाले सेगमेंट के अंदर, किनका, सोडियम का एंड वाटर का बच्चों। ये आप एंडोक्राइन सिस्टम में भी पढ़ते हैं बच्चों। डीसीटी का जो सेगमेंट होता है वहां पर हमारे हार्मोन फंक्शनल होते हैं, दो हार्मोन, एक बात करते हैं एल्डोस्टेरोन की और एक बात करते हैं बच्चों एडीएच की। एल्डोस्टेरोन जो कि एड्रिनल कॉर्टेक्स से आता हुआ दिखाई देता है, ये डीसीटी पे काम करता है, और सोडियम का एक्टिवली क्या करवाता है बच्चों, रीअब्जॉर्प्शन करवाता है, जबकि एडीएच जो होता है ये हमारे इस डीसीटी पर वाटर के लिए एक्वापोरिन्स को ओपन करवाता है और वाटर का पैसिवली क्या करवाता है, रीअब्जॉर्प्शन। वापिस से सुनिएगा बच्चों, दो हार्मोन काम करते हुए दिखाई देंगे डीसीटी सेगमेंट पर, और हार्मोन का फंक्शन है यानी कि हमारी बॉडी की कंडीशन पर डिपेंड करता है। अगर हमें इलेक्ट्रोलाइट चाहिए, अगर हमें वाटर चाहिए, हमें उनका रीअब्जॉर्प्शन करना है, तो हम क्या करेंगे, हार्मोन को रिलीज करेंगे। एल्डोस्टेरोन सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन करवाएगा, और सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन होता कैसा है, तो एक्टिवली, और जैसे जैसे सोडियम बाहर निकलेगा वैसे वैसे पीछे की तरफ वाटर भी मूवमेंट करेगा, क्योंकि आप जानते हैं बाहर की तरफ सोल्यूट निकल रहा है तो पीछे की तरफ वाटर का मूवमेंट भी होता हुआ दिखाई देगा। एडीएच वाटर का पैसिवली रीअब्जॉर्प्शन करवाता हुआ दिखाई देता है बच्चों, और इसीलिए बोलते हैं कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है सोडियम का वाटर का, कहां पर, डीसीटी वाले सेगमेंट में। इन द प्रेजेंस ऑफ एल्डोस्टेरोन हार्मोन सोल्ट, जैसे कि एग्जांपल लिया है Na+ आर रीअब्जॉर्ब्ड एक्टिवली, एंड ड्यू टू द एडीएच वाटर इज रीअब्जॉर्ब्ड पैसिवली बच्चों। तो याद रखना है एल्डोस्टेरोन Na+ का क्या करवाता है, एक्टिवली रीअब्जॉर्प्शन, जबकि एडीएच वाटर का पैसिवली रीअब्जॉर्प्शन करवाता है। डीसीटी इज ऑल्सो कैपेबल ऑफ रीअब्जॉर्प्शन ऑफ SCO3- बाइकार्बोनेट आयन। हालांकि मैं बहुत सारे आपको आयंस के बारे में बात करेंगे, डिटेल में देखेंगे भी सही। बात करते हैं बच्चों कलेक्टिंग डक्ट की। तो कलेक्टिंग डक्ट के लिए एक पॉइंट तो आपको यह याद रखना है कि कलेक्टिंग डक्ट नेफ्रॉन का पार्ट कंसीडर नहीं किया जाता। अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आए कि कौन सा पार्ट नेफ्रॉन का नहीं है और ऑप्शन में कलेक्टिंग डक्ट मिले, तो कलेक्टिंग डक्ट कंसीडर नहीं करना है, क्योंकि बच्चों एक कलेक्टिंग डक्ट बहुत सारे नेफ्रॉन को कनेक्ट करते हुए दिखाई देती है। अगर रफली अगर आइडिया दूं तो 4000 नेफ्रॉन को कनेक्ट करती है एक कलेक्टिंग डक्ट। लेकिन कलेक्टिंग डक्ट अब सेगमेंट तो है, अब इसके अंदर क्या रीअब्जॉर्प्शन होता है, देखें, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कुड बी रीअब्जॉर्ब्ड from this region to produce a concentrated urine in the presence of ADH। यानी कि ADH बच्चों DCT पे भी काम करता है और कलेक्टिंग डक्ट पर भी काम करता है। The distal part of the collecting duct is permeable to urea। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसे हम पढ़ेंगे काउंटर करंट मैकेनिज्म के अंदर, जो कि मेडुलरी पिरामिड की कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट को बनाए रखने में हमारी हेल्प करेगा। So a small amount of urea is also reabsorbed from filtrate and it aids to the osmolarity of medullary interstitium। तो ये हम देखेंगे बच्चों जब काउंटर करंट मैकेनिज्म देखेंगे। अब आपके एनसीईआरटी का एक डायग्राम जो है वो अपने लेते हैं बच्चों। आप देखें, ये है बोमन कैप्सूल, ये है पीसीटी वाला पार्ट, ये है लूप ऑफ हेनले वाला पार्ट, और बात करें बच्चों ये है डीसीटी वाला पार्ट। आप देखें बच्चों, पीसीटी वाले पार्ट से जो एरो बाहर की तरफ निकल रहे हैं वो बच्चों रीअब्जॉर्प्शन बता रहे हैं। अब देखिए क्या क्या निकल रहे हैं बच्चों, एक तो NaCl निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। न्यूट्रिएंट्स बोले तो ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, और न्यूट्रिएंट्स के लिए तो अपने को याद रखना है कि 100% इनका क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन होता है और एक्टिवली होता है। इसी तरह बात करें बच्चों सोडियम का, तो सोडियम का एक्टिवली रीअब्जॉर्प्शन किया जाता है यहां से।
बात करें बच्चों क्लोराइड का, वाटर का पैसिवली रीअब्जॉर्प्शन होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये देखना बच्चों, पोटेशियम भी यहां से क्या किए जाते हैं, रीअब्जॉर्ब किए जाते हैं, और बाइकार्बोनेट भी यहां से रीअब्जॉर्ब करते हुए दिखाई दे रहे हैं बच्चों। तो आपको याद रखना है रीअब्जॉर्प्शन किन किन चीजों का हो रहा है। इसके अलावा अगर अपने एक्स्ट्रा कुछ देखें तो यहां से यूरिया का भी रीअब्जॉर्प्शन होता है थोड़ा बहुत। अब देखें बच्चों, जैसे जैसे हम जाते हैं, ये एरो भी आपको दिखाई दे रहे हैं। इन एरो को फोकस हम करेंगे जब हम ट्यूबुलर सिक्रीशन पढ़ेंगे बच्चों। अब देखो इन एरो का फोकस कहां पर है, पॉइंट कहां जा रहा है, ये अंदर की तरफ यानी फिल्ट्रेट में पहुंचाए जा रहे हैं। ये हम पढ़ेंगे जब हम ट्यूबुलर सिक्रीशन पढ़ेंगे बच्चों। अभी हम सिर्फ ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन देख रहे हैं, यानी यहां से निकलते हुए एरो पर ही हम फोकस करेंगे बच्चों। लूप ऑफ हेनले की अगर बात करें बच्चों, तो लूप ऑफ हेनले का जो डिसेंडिंग सेगमेंट है वो वाटर के लिए क्या होता है, परमिएबल, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या होता है, इम्परमिएबल। जबकि असेंडिंग की बात करें बच्चों, तो असेंडिंग में देखो थिन सेगमेंट भी है और थिक सेगमेंट भी है। यहां पर याद रखना है बच्चों, जो थिन सेगमेंट होता है वहां से NaCl यानी इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं वो पैसिवली रीअब्जॉर्ब किए जाते हैं, जबकि इसका जो थिक सेगमेंट होता है वहां से इलेक्ट्रोलाइट यानी कि NaCl ये एक्टिवली रीअब्जॉर्ब करवाए जाते हैं। फिर पहुंचे हम DCT सेगमेंट के अंदर, और DCT सेगमेंट के अंदर आप देखिए किन किन का रीअब्जॉर्प्शन होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आप जानते हैं एल्डोस्टेरोन काम करेगा, Na+ का रीअब्जॉर्प्शन होता हुआ दिखाई देगा हमें यहां पर। इसी के साथ ADH काम करेगा और H2O का भी रीअब्जॉर्प्शन होता हुआ दिखाई देगा। याद रखना है बच्चों, ADH H2O पे काम करेगा, और NaCl के लिए कौन सा हार्मोन है बच्चों, तो याद रखना है एल्डोस्टेरोन। इसके अलावा बच्चों फोकस करना है, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो बाइकार्बोनेट आयन भी जो है वो यहां से हम रीअब्जॉर्ब करते हैं। फिर से देखो यहां पर फिर से एरो है जो कि अंदर की तरफ जा रहे हैं, लेकिन हम उनको रीड नहीं करेंगे, वो हम पढ़ेंगे बच्चों ट्यूबुलर सिक्रीशन में। इसके अलावा बच्चों कलेक्टिंग डक्ट की हम बात करें, तो कलेक्टिंग डक्ट में यहां पर हमने थ्योरी में देखा कि यहां पर भी एडीएच काम करता है, और उस एडीएच के कारण से यहां से भी क्या होता है बच्चों, H2O का रीअब्जॉर्प्शन होता हुआ दिखाई देता है। और एक पॉइंट हमने पढ़ा था कि कलेक्टिंग डक्ट से स्मॉल अमाउंट में क्या निकलता है, यूरिया, जिसको हम यहां पर रीअब्जॉर्ब करते हैं, एंड फाइनली इसको हम वापस पोर कर देते हैं असेंडिंग थिन पार्ट ऑफ लूप ऑफ हेनले। लेकिन ये पढ़ेंगे जब हम काउंटर करंट मैकेनिज्म पढ़ेंगे बच्चों। इसके बाद बात करते हैं बच्चों ट्यूबुलर सिक्रीशन की। ड्यूरिंग यूरिन फॉर्मेशन द एपिथेलियल सेल्स ऑफ रीनल ट्यूब्यूल सिक्रेट एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस फ्रॉम द ब्लड ऑफ पेरिट्यूबुलर कैपिलरी इनटू द फिल्ट्रेट। बच्चों यहां पर फोकस करना बच्चों, मैं बात कर रहा हूं जैसे ये बॉमन कैप्सूल है, ये पीसीटी वाला पार्ट है। यहां पर अपने इस पेरिट्यूबुलर कैपिलरी का नेटवर्क जो है वो एज्यूम कर लेते हैं। आप जानते हैं यहां पर हमारे पास सेल्स होंगी, जैसे पीसीटी वाले पार्ट में हमने बात की थी, ब्रश बॉर्डर क्यूबोइडल एपिथेलियम में। यहां से यानी कि ब्लड कैपिलरी से बच्चों एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस अगर डायरेक्टली इन एपिथेलियल सेल से होते हुए कहां पहुंच जाए, इस ल्यूमन के अंदर यानी इस फिल्ट्रेट के अंदर मिल जाए, इसे हम बोलते हैं बच्चों ट्यूबुलर सिक्रीशन। तो हमें इस ल्यूमन के अंदर सिक्रीट करते हुए दिखाएगा कौन, ये कौन किसके थ्रू होते हुए दिखाई देगा, तो बच्चों ये ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स के थ्रू होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन ये सब्सटेंसेस आए कहां से थे बच्चों, तो ये ब्लड से आए थे बच्चों। इसी को पढ़ते हैं हम ट्यूबुलर सिक्रीशन में। ये एक्टिव प्रोसेस होता है बच्चों, जैसे हमने बात की थी रीअब्जॉर्प्शन, वो एक्टिवली भी होता है, पैसिवली भी होता है, ये मेनली हमेशा एक्टिवली ही होता है बच्चों। During urine formation, the epithelial cells of renal tubules secrete excretory substances from the blood of peritubular capillary into the filtrate. This process is tubular secretion. It is an active process which occurs in PCT, DCT and collecting duct. यहां से अपने क्या पॉइंट लेते हैं बच्चों, यहां से एक पॉइंट समझ में आया कि लूप ऑफ हेनले जो है वो ट्यूबुलर सिक्रीशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, यानी कि ब्लड कैपिलरी से ये सिक्रीशन लूप ऑफ हेनले में नहीं होता। कहां कहां होगा, पीसीटी वाले पार्ट में, डीसीटी वाले पार्ट में एंड कलेक्टिंग डक्ट वाले पार्ट के अंदर। इन पीसीटी, अब इन सेगमेंट में भी देख लेते हैं बच्चों, पीसीटी में क्या क्या चीजें होती हैं, डीसीटी में क्या होता है और कलेक्टिंग डक्ट वाले पार्ट में क्या होता है। इन पीसीटी सिलेक्टिव सिक्रेशन होता हुआ दिखाई देता है बच्चों H+ का, NH3 का, K+ का। इसके अलावा बच्चों क्रिएटिनिन का, यूरिक एसिड का, ड्रग्स का, ह्यूपरिक एसिड, पिगमेंट्स, इनका होता हुआ दिखाई देता है। डीसीटी में अगर बात करें बच्चों H+ का, K+ का एंड NH3 का, इनका सिक्रेशन होता हुआ दिखाई देता है। Collecting duct play a role in the maintenance of pH and ionic balance of the blood by the selective secretion of H+ and K+ ions बच्चों, यानी कि कलेक्टिंग डक्ट के अंदर H+ एंड K+ आयन का सिक्रेशन होता हुआ दिखाई देता है। हालांकि अपने इसको अभी देख लेंगे जब ट्यूबुलर सिक्रेशन को, जैसे हमने ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन का वो एनसीईआरटी का फिगर देखा था, वैसे ही हम यहां का भी फिगर एनालिसिस कर लेंगे, तो वहां पर हम एक बार क्लियरली इन सभी आयनों को देख लेंगे। Tubular secretion is also an important step in urine formation as it helps in the maintenance of ionic and acid-base balance of body fluid. Tubular secretion is the only method of urine. Important है बच्चों, याद रखना, किनके अंदर
कौन से ऑर्गेनिज्म के अंदर? जिनके अंदर हम कहते हैं कि एग्लोमेरुलर किडनी होती है, जिनके अंदर ग्लोमेरुलस डेवलप नहीं होता। अब अगर ग्लोमेरुलस डेवलप नहीं है यानी कि वहां से फिल्ट्रेट तो बोमन कैप्सूल में पहुंच ही नहीं रहा, तो हम फाइनली फिल्ट्रेट कैसे पहुंचाएंगे? तो फिर ये वाला मेथड यानी ट्यूबुलर सिक्रीशन जो है उनके अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, जैसे कि मेराइन टेलियोस्ट फिशेस या फिर डेजर्ट एम्फीबियन बच्चों। तो यहां पर ट्यूबुलर सिक्रेशन के लिए जो पॉइंट याद रखने हैं आपको, वो याद रखने हैं कि ये पीसीटी, डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट वाले पार्ट के अंदर होता है। ब्लड से इन जगह पर सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करवाया जाता है और फाइनली यूरिन के थ्रू बाहर निकाला जाता है। लूप ऑफ हेनले बच्चों पार्टिसिपेट नहीं करता, पेरीट्यूबुलर कैपिलरी के नेटवर्क के थ्रू ही ये होता हुआ दिखाई देगा। चलिए बच्चों, जैसे हमने ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन देखा वैसे ही हम फोकस करते हैं ट्यूबुलर सिक्रेशन पर बच्चों। अब ट्यूबुलर सिक्रेशन पे अपने को फोकस कहां पर करना है? जो सब्सटेंसेस हमें जाते हुए दिखाई दे, यहां पर पीसीटी, डीसीटी वाले पार्ट में, कलेक्टिंग डक्ट वाले पार्ट में इन्होंने दिखा नहीं रखा, लेकिन इन्होंने थ्योरी में मेंशन कर रखा है। अपने बात करते हैं बच्चों, अगर बात करें पीसीटी वाले पार्ट में तो H+, NH3, इसके अलावा K+, ये हमें एंटर होते हुए दिखाई देते हैं, यानी कि इनका ट्यूबुलर सिक्रेशन होता हुआ दिखाई देता है। इसके अलावा हमने अभी थ्योरी में देखा ड्रग्स, यूरिक एसिड, हिप्यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, पिगमेंट्स, इनका भी ट्यूबुलर सिक्रेशन होता है पीसीटी वाले सेगमेंट में। खास बात बच्चों देखें कि K+ का ट्यूबुलर सिक्रेशन भी होता है एंड K+ का बच्चों ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन भी होता है, यानी K+ को यहां से रीअब्जॉर्ब भी किया जाता है और K+ का सिक्रेशन भी होता है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि पीसीटी में ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जिसका रीअब्जॉर्प्शन भी होता है एंड सिक्रेशन भी होता है, तो डेट इज K+ यानी कि पोटेशियम आयन। अगर बात करें बच्चों डीसीटी वाले पार्ट में, तो डीसीटी वाले पार्ट में इन्होंने जो हमें मेंशन कर रखा है H+, K+, इसके अलावा अपने को याद रखना है बच्चों जैसे कि NH3, ये भी क्या होते हैं? ट्यूबुलर सिक्रेशन किया जाता है। कलेक्टिंग डक्ट वाले पार्ट में हमें याद रखना है H+ का, K+ का, ये क्या होता है? इनका ट्यूबुलर सिक्रेशन किया जाता है। तो बच्चों आपके एनसीईआरटी के अलावा जो मैंने यहाँ लिखा है वो आप भी नोट कर सकते हैं। अब अगर बात करें बच्चों कंपोजिशन ऑफ यूरिन की, तो यूरिन में हम देखते हैं कि वाटर जो है उसका मेन रोल है, 95% तो वाटर ही होता है, सोल्ट 2%, यूरिया की बात करें तो 2.7%, और बाकी जो है वो 0.3% में क्या क्या चीजें हैं बच्चों? जैसे कि ड्रग्स हैं, ह्यूप्यूरिक एसिड है, यूरिक एसिड है, विटामिन सी है, डाइज वगैरह है, पिगमेंट्स वगैरह हैं बच्चों। अब अगर बात करें बच्चों यूरिन जो है वो एक नॉर्मल इंडिविजुअल कितना रिलीज करता है पर डे, तो डाटा याद रखना है बच्चों 1 to 1.5 लीटर्स। अगर बात करें यूरिन का जो कलर होता है, नॉर्मल हम बात करें तो पेल येलो कलर, और वो किसके कारण से होता है? तो यूरोक्रोम पिगमेंट के कारण से होता है बच्चों। एक और इंपॉर्टेंट डाटा है बच्चों, वो हमेशा गलती करता है स्टूडेंट, एक टीचर जब भी क्वेश्चन बनाता है तो यहां पर वो गलती करवाता है और बच्चा सिली मिस्टेक कर जाता है। क्या है वो सुनिएगा। ऑन एन एवरेज 25 to 30 ग्राम ऑफ यूरिया इज एक्सक्रीटेड आउट पर डे। अब आप कहेंगे ये तो बड़ा आसान सा है, इसमें क्या गलती करवाते हैं? इसमें गलती बच्चों यहां पर करवाते हैं। ग्राम की जगह अगर हम मिलीग्राम लिख दें तो वो गलत हो जाएगा। कितना है ये याद रखना है आपको, इसकी यूनिट याद रखनी है। 25 to 30 ग्राम यूरिया जो है वो पर डे रिलीज किया जाता है यूरिन के थ्रू बच्चों। और यूरिन की पीएच भी बच्चों अपने को याद रखनी है, कितनी है बच्चों? इसकी 6.0 पीएच। इसके अलावा बच्चों एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और है मिक्सचुरेशन। मिक्सचुरेशन जो है इसका मतलब होता है पासिंग आउट यूरिन, यूरिन को बाहर निकालना, वॉइडिंग ऑफ यूरिन या यूरिन का रिमूवल फ्रॉम बॉडी। ये एक रिफ्लेक्स प्रोसेस होता है बच्चों जो कि न्यूरल कंट्रोल में होता है। आइए इसे स्टडी करते हैं मिक्सचुरेशन को। यूरिन फॉर्म्ड बाय द नेफ्रॉन इज अल्टीमेटली कैरिड टू द यूरिनरी ब्लैडर। यूरेटर के थ्रू कहां लेकर पहुंचाया जाता है बच्चों? यूरिनरी ब्लैडर में, वेयर इट इज स्टोर्ड till a voluntary signal is given by central nervous system बच्चों। अब क्या है मैं आपको समझाऊंगा, पहले पढ़ते हैं। This signal is initiated by the stretching of the urinary bladder as it gets filled with urine. In response, the stretch receptor on the walls of the bladder send signal to the CNS बच्चों। क्या कहना चाहता है इसको इस फिगर के थ्रू समझते हैं बच्चों। देखना, अगर मैं बात करूं ये तो है यूरिनरी ब्लैडर हमारा, ये हमने लिया है सीएनएस, और आप जानते हैं नर्वस सिस्टम में आप पढ़ते हैं सीएनएस मतलब ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। अगर यूरिनरी ब्लैडर के अंदर वॉल्यूम 200-400 ml इससे एक्सीड करना शुरू कर दे, यानी 200 से 400 ml से अगर यूरिन इस यूरिनरी ब्लैडर के अंदर एक्सीड करना शुरू कर दे, बढ़ना शुरू कर दे, तो फिर क्या होता है बच्चों? इसकी वॉल पे प्रेशर पड़ेगा और इसकी वॉल में प्रेजेंट स्ट्रेस रिसेप्टर एक्टिव होंगे जो कि इनिशिएट करेंगे रिफ्लेक्स
एक्शन को बच्चों। अब ये स्ट्रेस रिसेप्टर जो होते हैं वो इसकी वॉल में प्रेजेंट होते हैं और वो सिग्नल भेजते हैं बच्चों सीएनएस के पास, नर्व इंपल्सेस भेजते हैं सीएनएस के पास, और सीएनएस के पास कहां पर भेजते हैं, तो स्पाइनल कॉर्ड का बच्चों लास्ट सेगमेंट होता है जिसे हम बोलते हैं S2 S3 सेगमेंट, वहां पर ये इसको भेजते हैं जिसे हम बोलते हैं मैच्योरेशन सेंटर। हालांकि अपने को याद रखना इतना कोई जरूरी नहीं है। सिग्नल भेजा बच्चों, अब S2 S3 सेंटर जो स्पाइनल कॉर्ड का है ये मैच्योरेशन सेंटर कहलाता है। ये क्या करता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिव करता है एंड सिग्नल देता है इस यूरिनरी ब्लैडर की वॉल में प्रेजेंट मसल को। कौन सी वॉल मसल प्रेजेंट थी इसकी वॉल में बच्चों, तो डिट्रूसर मसल, याद करो डिट्रूसर मसल की हमने बात की थी। उस डिट्रूसर मसल को सिग्नल देता है कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए, और आप जानते हैं अगर डिट्रूसर मसल में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो यूरिन का जो है मूवमेंट होता हुआ दिखाई देगा बाहर की तरफ। साइमल्टेनियसली ये क्या करवाएगा, रिलैक्सेशन करवाता है इंटरनल यूरिथ्रल इंस्फिक्टर को, और अगर वो इंस्फिक्टर रिलैक्स हो जाएगा तो ये ओपन हो जाएगा पासेज और यूरिन जो है वो बाहर की तरफ मूव करना शुरू करेगा। अगर मैं आपको इसको डिटेल वे में बताऊं तो साइमल्टेनियसली आपका ये मैच्योरेशन सेंटर जो है वो सोमेटिक मोटर न्यूरॉन, आप जानते हैं एक्सटर्नल यूरिथ्रल इंस्पेक्टर जो होता है वो वॉलंटरी होता है, उसको क्या करता है, इनिबिट करता है। यानी कि सोमेटिक मोटर न्यूरॉन जो यहां पर हमारे स्केलेटल मसल को कंट्रोल करवाने के लिए पहुंचा था उसको इनिबिट करता है ताकि यूरिन जो है वो क्या हो जाए, बाहर की तरफ निकल जाए। लेकिन होता क्या है बच्चों, आप जानते हैं आप यूरिन को इनिशिएट कर सकते हैं या फिर यूरिन को डिले कर सकते हैं फॉर एक लिमिटेड टाइम पीरियड। आप अगर याद करें बचपन में, तो बचपन में हम इस रिफ्लेक्स को कंट्रोल नहीं कर सकते थे। जैसे जैसे हम बड़े हुए हमने अपने सेरेब्रल जो डेवलप सेरेब्रल जो था उससे हमने अपनी इन पेल्विक फ्लोर की इन जो हमारी वॉलंटरी मसल है इनको अपने कंट्रोल में लेना सीखा, और इसी कारण से हम क्या कर सकते हैं, इस मिक्सचरेशन को हम डिले या फिर हम इसको इनिशिएट कर सकते हैं फॉर एक लिमिटेड पीरियड के लिए बच्चों। पर हमें तो नॉर्मल याद रखना है। नॉर्मल क्या है बच्चों, जैसे ही यूरिन इस यूरिनरी ब्लैडर के अंदर 200 से 400 ml से एक्सीड करना शुरू करे तो फिर वो स्ट्रेस रिसेप्टर एक्टिव होने शुरू हो जाते हैं, और स्ट्रेस रिसेप्टर हमारे स्पाइनल कॉर्ड को जो सीएनएस का पार्ट है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को क्या करता है, सिग्नल सेंड करता है, एंड रिटर्निंग जो सिग्नल होते हैं वो पैरासिम्पैथेटिक के होंगे जो कि हमारी इस यूरिनरी ब्लैडर की वॉल में प्रेजेंट मसल डिट्रूसर मसल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन कॉज करवाएंगे और इंटरनल यूरिथ्रल इंस्फिक्टर को रिलैक्स करवाएंगे, और जिसके कारण से यूरिन जो है फाइनली मूव करना शुरू करेगा बाहर की तरफ बच्चों। अब देखें, द सीएनएस पास on the motor message to initiate the contraction of smooth muscle of the bladder and simultaneous relaxation of the urethral sphincter causing the release of urine. The process of release of urine is called micturition and the neural mechanism causing it is called the micturition reflex बच्चों। तो ये है हमारे पास micturition reflex बच्चों। यहां तक अपने इसको टॉपिक को देखते हैं। अब आगे हम वापस से स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक अगले लेक्चर में।